ठीक है, तो बेसिकली इस सेक्शन में हम लोग का जो मेन डिस्कशन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड what is fuels, how these fuels has been classified into different categories, और है ना, तो इसमें हम लोग अलग अलग तरह के फ्यूल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्यूल्स का क्या हुआ, मतलब फ्यूल्स को मतलब कैसे डिफाइन करोगे, तो फ्यूल्स में बेसिकली क्या होता है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट आफ्टर कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो किसी फ्यूल्स को हम लोग बर्न करते हैं उसमें ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस हीट, है ना, इस तरह से हम लोग फ्यूल्स को हम लोग समझते हैं ना। तो फ्यूल्स का जो है इस तरह का यहाँ पे इंट्रोडक्शन यहाँ पूरा स्पष्ट सब कुछ यहाँ क्लियर दिया हुआ है। तो ये क्या है ना, तो अब हम लोग इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, ये ऑब्जेक्टिव हम लोग का है, जो कि हम लोग इस सेक्शन को जब तुम लर्न करोगे तो बेसिकली यहाँ पर जो एक होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव, है ना, सीओ। हर एक सेक्शन को जो तुम पढ़ते हो तो उसमें एक सीओ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव। कहने मतलब ये जो सेशन जो तुम्हारा ये लेसन है, उस लेसन का कुछ एक आउटकम्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग आउटकम्स। तो ये तुम्हारा आउटकम्स है। तो इस आउटकम्स में क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल you should able to describe the classification of fuels, you should able to explain the various types of fuels and their characteristics, and you should able to know their application in various field। अलग अलग फील्ड में हम लोग कैसे यूज करते हैं इसके बारे में हम लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग जो ना, यहाँ पे जो बेसिकली प्रिंसिपल दिया हुआ है कि आगे प्रिंसिपल्स इसका क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं, तो फ्यूल्स के बारे में हम लोग समझ लिए, फ्यूल्स का बेसिक डिफिनेशन क्या है। अब फ्यूल्स की क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन इसको हम लोग आखिर कैसे किया जाए, उसका क्या प्रिंसिपल्स है ना। तो फ्यूल जो होता है ना, बेसिकली इसका जो है ना, जो क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। तो फ्यूल जो है ना बेसिकली इसको जो क्लासिफाई करते हैं वो एज पर एक क्लासिफिकेशन होता है कि अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट in which they exist in nature, like solid, liquid, gaseous. Okay, these are the different states in which fuel exists in the nature. So this is the classification according to physical state. Okay, so this is the classification on the basis of physical state. On this basis of this physical state, this fuel has been classified into 3 different categories, like solid fuels, liquid fuels, and gaseous fuels. And next classification क्या है, according to mode of operation, mode of their procurement, मतलब उसका क्या प्रोक्योरमेंट, आखिर उसका अलग अलग मेथड से उसका प्रोक्योरमेंट करते हैं ना, कैसे हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। तो उस कंडीशन में ऑन द बेसिस ऑफ दिस मोड ऑफ दियर प्रोक्योरमेंट, दिस फ्यूल हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड नेक्स्ट वन इज द मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर मतलब क्या हो गया, मैन मेड। कुछ फ्यूल्स क्या होते हैं ना कि वो जो है ना, मतलब लेबोरेटरी में उसको बनाया जाता है, जैसे कैसे हम लोग डीजल बोलते हैं, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है। तो दीज आर फ्यूल्स विच आर दिस प्रोड्यूस इन द लैबोरेटरी, मतलब जो कि वहाँ पे उसका जो मतलब जो उसका पेट्रोलियम का जो इंडस्ट्री होता है ना, जो वहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होता है। अब कुछ फ्यूल्स क्या होते हैं बाई इसको मतलब नेचुरल, मतलब वो हमारे मतलब मीन्स ये मतलब नेचर में वो बाय डिफॉल्ट on the two categories. First classification on the basis of physical state, and next classification on the basis of mode of procurement, like either it would be either natural or manufactured. ठीक है, अब तुम देख सकते हो इस टेबल में ये clearly it has been shown in what are the different types of natural fuels. Natural fuels में जैसे wood, coal, wild shale, petroleums, natural gas, these all आ रहा था। अब जैसे कि हम लोग यदि हम लोग सॉलिड फ्यूल्स की बात करें, तो सॉलिड फ्यूल्स में जो हमारा नेचुरल फ्यूल्स क्या होता है, वुड होता है, कोल है, वाइल्ड सेल है, दीज आर द नेचुरल फ्यूल्स इन द सॉलिड कैटेगरी। सॉलिड कैटेगरी में नेचुरल फ्यूल्स ही हो गए। लेकिन सॉलिड कैटेगरी में यदि हम मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल की बात करें तो यहाँ पर टैन बार्क हो गया, बैगेज, स्ट्रॉ, चारकोल, कोक, ब्रिक्विड्स, है ना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कहने मतलब दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट, है ना। यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी हम तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ क्लियर है कि उसमें 3 तरह का होगा, चाहे तो सॉलिड होगा, चाहे तो लिक्विड होगा, या तो गैसेस होगा। अब हम लोग डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट, उस कंडीशन में जो सॉलिड फ्यूल्स होता है उसमें ये इसका नेचुरल टाइप का हो गया, दीज आर द मैन्युफैक्चर्ड। लिक्विड फ्यूल में यदि हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम जो हो गया लिक्विड फ्यूल्स में क्या हो गया, दिस इज द टाइप ऑफ नेचुरल फ्यूल्स। ये हमारा जो कैसे तुम देखते हैं हम लोग, जैसे तुम देखते होगे ONGC वगैरह का जो होता है ना, तो समुद्र में ओशियन से उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है ना,
ओशियन से जो पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तुम देखना यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारा वीडियो इसका वीडियो है, जैसे ONGC है, तो उसमें क्या होता है ना, समुद्र में, सी में जो है ना उसका प्लांट बैठाया जाता है, वहां से क्रूड ऑयल को वहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्रूड ऑयल निकाला जाता है। उस क्रूड ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेथड से उसको क्या करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या करते हैं, उस क्रूड ऑयल को हम लोग उसको अलग अलग मोड में, अलग अलग उसमें कंपोजिशन मिला के हम लोग अलग अलग फ्यूल्स हम लोग बनाते हैं। तो लिक्विड फ्यूल्स में जो these are the पेट्रोलियम दिस इज द बेसिस ऑफ, दिस इज द टाइप ऑफ नेचुरल फ्यूल्स, है ना। लेकिन इसी पेट्रोलियम को यदि हम लोग मैन्युफैक्चर करना चाहें तो वाइल्स फ्रॉम, हाँ क्लियर है, स्क्रीन सुन भाई, पा रहे हो? स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रहा है। स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रहा है? अरे एक मिनट अब हुआ सर, अब हुआ। बाकी सभी लोगों को प्रॉब्लम था कि किसी इंडिविजुअल प्रॉब्लम में है? नो सर, विजिबल है सर। ओके, हाँ नहीं ठीक है, तुम्हारे एंड से कुछ हो सकता है, कुछ इंटरनेट का इशू होगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये हो गया, लिक्विड फ्यूल्स में जो इसका नेचुरल फ्यूल्स होगा वो क्या होगा, पेट्रोलियम होगा। लेकिन इसी को यदि हम मैन्युफैक्चर यदि हम लोग करें तो हम ये बोले ना, वाइल्स फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है, उसको डिस्टिल किया, उसको क्या बोलते हैं हम उसको, कैसे हम लोग वाटर को डिस्टिल करते हैं। जैसे तुम पानी जो हम लोग घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो पानी क्या होता है, पीने का पानी होता है। लेकिन इसी वाटर को यदि हम डिस्टिल्ड कर दें तो उसका क्या होगा, उसमें से जितने भी तरह के मिनरल्स होते हैं ना, वो सारे मिनरल्स को उसमें एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है ना। उसमें जैसे कि हम लोग, तुम देखते हो कि वाटर में जैसे हम लोग देखते हैं, हम चेक करते हैं, TDS चेक करते हैं। तो वाटर में एग्जाम्पल तुमको दे रहे हैं कि उसमें दो तरह का साल्ट होता है, अनडिजॉल्व साल्ट होता है, एक डिजॉल्व साल्ट होता है। तो अनडिजॉल्व साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जो कि उसमें मिक्स नहीं होता है, लेकिन उसमें एक डिजॉल्व साल्ट होता है जिसको कि हम लोग वाटर को हम लोग चेक करते हैं, TDS मीटर से हम लोग चेक करते हैं कि उसमें कितना डिजॉल्व साल्ट है। तो कहने मतलब वाट एवर इम्प्योरिटीज और other constituents other than this petroleum product, these are means purified by this process, distillation process। तो कहना मतलब इसको हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिक्विड फ्यूल से हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। कोल टार है ना, कोल टार भी एक तरह से क्या है, ये मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल है। सेल ऑयल, एल्कोहल EDC, तो ये क्या हो गया, लिक्विड फ्यूल्स का ये मैन्युफैक्चर्ड टाइप का होगा, मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल हो गया, जो कि किससे निकलेगा, ये पेट्रोलियम से इसका एक्सट्रैक्शन होता है। अब यदि हम तीसरा क्लासिफिकेशन में आए तो थर्ड क्लासिफिकेशन गैसेस फ्यूल्स है। तो गैसेस फ्यूल्स में जैसे हम लोग जानते हैं नेचुरल गैस होता है। तो नेचुरल गैस मतलब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं नेचुरल गैस क्या होता है, ये हमारा दिस इज द टाइप ऑफ दिस नेचुरल फ्यूल्स, है ना। लेकिन इसको यदि हम यदि मैन्युफैक्चर में आगे चलें तो मैन्युफैक्चर करेंगे तो ये अलग अलग फ्यूल्स को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। लाइक इसमें कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, ब्लास्ट फर्नेस गैस, ऑयल गैस, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस which is manufactured in the lab as per requirement. Okay, so these are the different types of three different types of fuels which is further categorized on the basis of mode of procurement. Either it should be of natural fuels or means otherwise it should be of manufactured fuel. ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया फ्यूल्स का। हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग भी देख रहे हैं। अब आते हैं हम लोग सॉलिड फ्यूल्स के बारे में। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखें। अब सॉलिड फ्यूल्स में आते हैं। तो सॉलिड फ्यूल्स में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, अब सॉलिड फ्यूल्स में भी यहाँ क्लासिफिकेशन है कि नहीं। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट के आधार पे यहाँ पे हम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं जो फ्यूल्स हो रहे हैं, इट हैज क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। तो यहाँ पर सॉलिड फ्यूल्स को हम लोग यहाँ पे नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड हो गया। इसमें एग्जांपल्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब देखो एडवांटेज, दिस वेरियस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड फ्यूल्स आर गिवन बिलो। दिस आर एडवांटेज एंड ऐसे हमको समझना है। एक्चुअली जो भी क्वेश्चंस इसमें आ गए हैं ना, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है इस सेक्शन में। तो इसमें जो भी पॉइंट तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम एक बार इसको अच्छे से पढ़ लोगे, यहाँ से तुम लर्न करो। इस लर्न करने के बाद अच्छे से उसको इस नोट्स को, ये तुम्हारा PDF को अच्छे से उसको रिविजन कर लोगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर। तुमको पॉइंट तुमको दिमाग में होना चाहिए। तो एडवांटेज क्या है कि सॉलिड फ्यूल्स क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या होता है कि ये बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट, सबसे पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें किसी तरह का जो है ना रिस्क, दे आर कन्वीनियंट टू स्टोर विदाउट एनी रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोजन। कहने का मतलब क्या होता है, कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं ना जो अपने जर्क से, अपने वेट में भी उसको जर्क, तुम मतलब उसमें जर्क दे दोगे ना तो वो जो है वो क्या होता है, एक्सप्लोड कर जाता है। हम लोग देखेंगे जैसे एसिटिलीन क्या होता है, एक ऐसा फ्यूल्स होता है, ऐसा होता है एसिटिलीन अपने जर्क से, अपने वेट से ही उसमें भी जर्क मिल जाए ना तो वो ऑटोमेटिक
एक्सप्लोजन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सॉलिड फ्यूल्स में क्या होता है, किसी भी तरह का उसको स्टोरिंग में रिस्क नहीं है, किसी तरह का उसमें स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोजन नहीं हो सकता है। दिस इज द सेकेंड टाइम एडवांटेज। फिर इसका कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम होता है। इसमें जो है जो इग्निशन का प्रोसेस होता है मॉडरेट, इस मॉडरेट टेम्परेचर पे ये क्या होता है, इग्नाइट हो जाता है। दे प्रोसेस मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर पे ये क्या होता है, इग्नाइट हो जाता है। उसको हम लोग इग्नाइट मतलब क्या होगा यहाँ पे, उसको यदि हमको बर्न करना होगा तो बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर पे ये क्या होता है, इग्नाइट हो जाता है। दिस आर द एडवांटेज ऑफ दिस सॉलिड फ्यूल्स। डिसएडवांटेज में क्या होगा, इसमें एस कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है ना, इसमें जो है हीट वेस्ट ज्यादा होता है, इसमें जो है दे बर्न विद क्लिंकर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, यदि बर्न होगा ना तो क्लिंकर एक वेस्टेज होता है, ज्यादा वेस्टेज फॉर्मेशन होता है, तो क्लिंकर फॉर्मेशन हो गया। देयर कंबशन ऑपरेशन कैन नॉट बी कंट्रोल। हाँ, ये जो एक बार कंबशन स्टार्ट होता है इसका कंट्रोलिंग बहुत डिफिकल्ट होता है। सॉलिड फ्यूल्स में एक बार कंबशन यदि कोई भी सॉलिड फ्यूल्स में कंबशन स्टार्ट हो गया तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कंबशन उसका कंट्रोलिंग जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। हैंडलिंग कॉस्ट इसका ज्यादा होता है ना। दिस आर द डिफरेंट डिसएडवांटेज ऑफ दिस सॉलिड फ्यूल्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। अब सॉलिड फ्यूल्स में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं वुड है ना। सॉलिड फ्यूल्स में जैसे हम लोग पहला वुड के बारे में देखे थे यहाँ पे, तो वुड के बारे में यहाँ उसका दिया हुआ वुड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। ऑलरेडी हम लोग वुड के बारे में जानते हैं ये क्या है, सॉलिड फ्यूल है। इसमें जो वुड का जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है ना, अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वुड। वुड इज ए वेजिटेबल टिश्यू ऑफ ट्रीज एंड बुशेज। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली सेलुलर टिश्यूज एंड लिग्निन एंड लेसर पार्ट ऑफ फैट एंड टार एज वेल एज शुगर। कहने का मतलब ये है ना, इसका कंस्टिट्यूएशन हो गया, इसका कंस्टिट्यूएंट हो गया। ये कंस्टिट्यूएंट जो है ना अलग अलग, ये इसका जो है ना, जैसे यहाँ पे जैसे बीच वुड है तो बीच वुड में वाटर कितना परसेंट है, वाटर जो है 12.5% है, शुगर 2.4% है, फैट आर 0.41% है। दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वुड। वुड में क्या क्या पाया जाता है ना, उसे यहाँ पर सेलुलर टिश्यूज कितना होता है 45.5% होता है, लिग्निन जो होता है तो ये 39.1% होता है। दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस। ओके, इसी तरह यहाँ ब्रीच वुड है, ये फायर है, ये पाइन वुड है। तो इस तरह से हम लोग इसमें बेसिकली यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि वुड में अलग कितने कंपोजिशन हो गए, इसमें वाटर होते हैं, शुगर होता है, फैट आर होता है, सेलुलर टिश्यूज होता है और लिग्निन होता है। इसका अलग अलग कंपोजिशन यहाँ टेबल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेलुलर टिश्यूज एंड लिग्निन, हाँ लिग्निन ऑफ वुड परसेंटेज, हाँ देखो अब जैसे कि यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स अब जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो ये इस कार्बन में जो है तो इसमें जो है इसमें सेलुलर टिश्यू कितना होगा यहाँ पे 44.4% है, लेकिन लिग्निन जो है यहाँ पर 54.5 है। अलग अलग यहाँ पे कंस्टिट्यूशन जो भी इसका कंस्टिट्यूएंट्स है उसके बेसिस पे यहाँ पे जो है उसका अलग अलग परसेंटेज यहाँ पे इस टेबल में दिया हुआ है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस चीज को देखते हैं, है ना। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड, है ना। यदि हम लोग उसमें एलिमेंट उसमें यदि अलग अलग उसमें कंस्टिट्यूएंट देखें, कंस्टिट्यूएंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड परसेंटेज, जैसे एलिमेंट है ना, जिसमें कार्बन है तो कार्बन का पाइन वुड में कितना होता है 50.05% होता है, ब्रीच वुड में कार्बन का परसेंट आता है। ये वही टेबल को यहाँ पे अलग अलग टाइप से यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें एवरेज वैल्यूज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वुड। इसमें एवरेज वैल्यू क्या होता है, जैसे कि इसमें जैसे कार्बन है तो कार्बन का इसमें सेलुलर टिश्यू यहाँ पे कितना होता है 50, यहाँ जो होता है 50% होता है। हाइड्रोजन का इसमें इस तरह से अलग अलग इसमें जो एवरेज वैल्यू ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वुड यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग बेसिकली वुड के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तुम्हारा जो लेसन है तुमको बेसिकली तुमको इसमें एक इंट्रोडक्शन के बारे में तुमको पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में तुम्हारा जो हाईलाइट जो है बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन में अभी देख रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ उसका फिजिकल जो कंडीशन है उस पर है, और दूसरा मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट है। तो हम लोग इसमें सॉलिड फ्यूल्स में एक वुड के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका कैलोरीफिक वैल्यू हो गया। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर काइंड ऑफ वुड, जैसे ओक, तो ओक का जो है ना इसका कैलोरीफिक वैल्यू रेंज यहाँ दिया हुआ है 4729 कैलोरी पर केजी टू 4750। ये अलग अलग रेंज दिया हुआ है ना कि किस रेंज में उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू कितना, उसमें कैसे आगे कैलोरी वैल्यू क्या है ये पर केजी ऑफ, जैसे क्या होता है ना, जैसे हम लोग किसी मतलब फ्यूल को बर्न करते हैं तो बर्न करने पे 1 kg ऑफ आफ्टर बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल हाउ मच कैलोरी इज ऑब्टेन्ड, है कि नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं CB। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम द पर्टिकुलर फ्यूल आफ्टर बर्निंग 1 kg ऑफ दिस क्वांटिटी।
मतलब 1 kg क्वांटिटी को बर्न करेंगे तो कितना क्वांटिटी इसमें से हीट इसमें रिलीज होगा, दिस इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड। तो वुड में जो है अलग अलग तरह का वुड है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड में उसका क्या उसका रेंज है, ठीक है। अब इससे एस हो गया, मॉइस्चर है, इसमें अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में दिया हुआ है, मॉइस्चर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लेम्स हो गया, है ना। अब देखो यहाँ तुम देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम के बारे में देखो, ये सब सिंपल चीज है, एस है तो एस कॉन्टेंट्स होता है वुड में, क्या होता है नेग्लिजिबल होता है, ये सारा पॉइंट दिया हो, तुम इसको पढ़ लोगे अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। तो वुड में क्या होगा, एस कंटेंट क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। अब मॉइस्चर कंटेंट होता है तो इसमें फ्रेश, देखो किसी भी फ्रेश फेल्डेड होता है ना, एक फ्रेश फेल्ड ट्री में जो 40 to 60% क्या होगा, हाइग्रोसोनिक मॉइस्चर पाया जाता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये एक कुछ डेटा है, इसको तुम एक बार गो थ्रू कर लोगे, तो ये हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लेम क्या होगा, नेचर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन द टार कंटेंट ऑफ वुड। अब देखो किसी भी वुड का जो उसका जो फ्लेम का जो नेचर होगा ना, वो डिपेंड करता है उसमें कितना परसेंट टार है, यही टार डिसाइड करता है कि उसका फ्लेम कैसा होगा, है ना। पाइन एंड बिर्च कंटेन्स मोर टार, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि पाइन और बिर्च में क्या होता है, टार ज्यादा होता है, तो इसीलिए इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें इसका जो ये जो बर्न होगा तो ये क्या होगा, थिक एंड ब्राइट फ्लेम देगा, ये थिक भी होगा और ब्राइट फ्लेम देगा। वाइल एस्पेन एंड एल्डर बर्न्स विद डीप एंड ट्रांसपेरेंट फ्लेम, क्यों, इसमें टार उसका टार का परसेंटेज कम होता है। तो इसमें आखिर हम लोग यहाँ फ्लेम का डिपेंड, एक्चुअली फ्लेम किस पे डिपेंड करता है, टार पे डिपेंड करता है, उसमें टार कितना है। अब तुमसे तुम इसमें देख सकते हो ये टार के कंपोजिशन के आधार पर तुम देख सकते हो किसमें कितना ज्यादा है उसका, जैसे बीच वुड है इसका टार देखो यहाँ क्या पॉइंट, यहाँ 0.4% है, ये बिर्च वुड में क्या है यहाँ 1.14 है। तो इससे तुमको आइडिया लग सकता है कि पाइन वुड में क्या होगा, सबसे ज्यादा उसमें फ्लेम सबसे ज्यादा इंटेंसिव होगा, क्योंकि इसमें टार कितना है 1.60% है। क्लियर है, सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ, इग्निशन टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी हम लोग देखे थे कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड फ्यूल्स होता है, वुड होता है, उसका क्या होता है मॉडरेट, उसका क्या होता है सॉलिड फ्यूल्स में उसका मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होता है। तब तुम देख सकते हो पाइन में कितना, इसका 295 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इग्नाइट कर जाएगा, ओक का 287 डिग्री होता है, लार्ज का 290 होता है, फिर का जो होता है यहाँ पे 290 to 22 होता है। तो इस तरह से इग्निशन टेम्परेचर दिया हुआ है। अब कोल है, कोल का यहाँ पे तुम्हारे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, तो कोल का कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोल का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसमें दो तरह का एनालिसिस होता है, एक प्रॉक्सिमेट एनालिसिस होता है और दूसरा होता है अल्टीमेट एनालिसिस। ये दो तरह का एनालिसिस होता है, इस एनालिसिस के आधार पे हम लोग उसको डिस्कशन करते हैं। एनालिसिस ऑफ कोल का एनालिसिस होता है ना, बेसिकली दो होता है। तो पहला होता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में क्या होता है, दिस एनालिसिस कोल गिव्स द गुड इंडिकेशन अबाउट हीटिंग एंड बर्निंग प्रॉपर्टीज ऑफ कोल। कहने का मतलब कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या बताता है, किसी भी कोल में कितना वो अच्छे से हीट और बर्न कर सकता है, कितना ज़्यादा उसमें जितने अच्छे से बर्निंग होगा उतना अच्छा उसमें से हीट प्रोड्यूस करेगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या हुआ, द टेस्ट गिव द कंपोजिशन ऑफ कोल इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, एस एंड फिक्स्ड कार्बन, है कि नहीं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखो रिजल्ट अप्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ मोस्ट कोल इंडिकेट्स फॉलोइंग ब्रॉड रेंज ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूट बाय वेट। अब देखो इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हमारे पास जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द कोल्स होते हैं, कोल का उसमें मॉइस्चर कितना होता है 3 to 30% होता है, वोलेटाइल मैटर कितना होता है 3 to 50% होता है, एस कितना होता है 2 to 30% होता है, फिक्स्ड कार्बन कितना होता है 16 to 92% होता है। तो दीज आर द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल। बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट, बेसिकली दिस टेस्ट गिव द कंपोजिशन ऑफ कोल इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, एस एंड फिक्स्ड कार्बन। इस तरह से हम लोग अलग अलग इसमें इस एनालिसिस से हम लोग देखते हैं कि उसमें कितना परसेंटेज इसमें वैरी कर सकता है। नेक्स्ट है अल्टीमेट एनालिसिस। तो अल्टीमेट एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, इस कोल में हम लोग देखते हैं कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, सल्फर कितना है, नाइट्रोजन कितना है, एस कितना है, तो हम लोग इस कंपोजिशन को देखते हैं। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में क्या था कि उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि किसी पर्टिकुलर जैसे कोल का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, तो कोल में कितना मॉइस्चर है, कितना वोलेटाइल मैटर्स है, कितना एस है, कितना फिक्स्ड कार्बन है। लेकिन अल्टीमेट एनालिसिस में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें एलिमेंट के रिस्पेक्ट में करते हैं कि एनालिसिस ऑफ कोल इज more precise way to find the chemical composition of coal with respect to element like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and S। तो कहने मतलब इसमें ये क्या होता है, एलिमेंटल बेसिस पे होता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, है ना। अब जैसे कोल के बारे में यहाँ पर दिया, द ब्रॉड रेंज इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल
वैरी बाय वेट एंड डिटरमाइंड बाय अल्टीमेट एनालिसिस में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कार्बन का रेंज कहाँ से कहाँ जा सकता है, हाइड्रोजन का रेंज कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट एनालिसिस ऑफ कोल। क्लियर है? क्लियर है? समझ पा रहे हो? यस सर। यस यस, बहुत सिंपल है, तुमको पॉइंट टू पॉइंट इसमें बहुत अच्छे से यहाँ पर सब एक्सप्लेन किया हुआ है। एकदम तुम इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लोगे, एक बार यहाँ सब समझ लो, इस लेक्चर को तो अपना जो भी है इसको समझ के इसको अच्छे से पढ़ लोगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर। जो क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। अब देखो, मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉलिड फ्यूल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। अभी जो ये हम लोग देख रहे थे वो क्या था? वो नेचुरल फ्यूल था, नेचुरल सॉलिड फ्यूल्स था। लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं? मैन्युफैक्चर्ड सॉलिड फ्यूल्स, मतलब जो उसका मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट है ना, हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे ना कि फ्यूल का क्लासिफिकेशन जो है ना एक मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट बेसिस पे होता है, तो वो नेचुरल। अब यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चर्ड, आगे उसको किस तरीके से अलग अलग फ्यूल्स मतलब कैसे हम लोग उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चर फ्यूल्स में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे चारकोल है, कोक है, briquette, these are the manufactured solid fuels, है ना? They are obtained from the natural fuels like wood, coal. Obviously natural से ही हम लोग मैन्युफैक्चर करें, जो हमारा नेचुरल फ्यूल होता है जैसे वुड है, कोल है, इसी से लोग क्या करते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। जिसमें पहला जो दिया हुआ है वो चारकोल है, चारकोल होता है। दूसरा क्या होता है? कोक होता है। तीसरा क्या होता है? ब्रिक्विट होता है ना? चौथा क्या होता है? बैगेज होता है। तो इस तरह का यहाँ पे सारा कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है ना? पहले हम लोग चारकोल के बारे में देखते हैं। चारकोल में ऑर्डर दिस मेंशन है इतना, हाँ, इन सम शब्द देखो, इसमें जो है चारकोल इज ए चारकोल इज ए प्रोड्यूस ड्राइव फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ फूड। अब देखो यहाँ पे आखिर क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि चारकोल कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग चारकोल प्रोड्यूस करते हैं। बीइंग लेफ्ट इन द शेप सॉलिड रेसिड्यू, चारकोल बर्न्स रैपिडली विद द क्लियर फ्लेम। अब देखो क्योंकि अब वुड को जैसे हम लोग बर्न कर रहे हैं तो वहां पे उतना क्लियर फ्लेम नहीं होगा, लेकिन जब उसको मैन्युफैक्चर कर लिया गया तो उसको क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग करके हम क्या किया, उसको एडवांस कर लिया। तो बस एडवांस हो जाता है तो क्या होगा, उस फ्लेम की और क्लियर होगा, है ना? प्रोड्यूसिंग नो स्मोक। एडवांटेज है कि कोल बर्न करते हैं तो क्या होगा, उसमें स्मोक निकलेगा, लेकिन वही चारकोल यदि उसको हम लोग उसको डिराइव करके उसको चारकोल बना लिए तो इसमें क्या होगा, स्मोक नहीं आएगा। और हीट जो है वो 6050 किलो मींस कैलोरी पर केजी, मतलब 1 केजी यदि चारकोल को बर्न करेंगे तो 6050 कैलोरी जो है यहाँ से हीट डेवलप करेगा। उसी तरीके से यहाँ हम लोग यहाँ पे कोक के बारे में देख रहे हैं, फिर यहाँ ब्रिक्विट के बारे में एक बार तो उसको पढ़ लेना है ना, सिंपल है, कहीं कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है, इसको एक बार स्टडी कर लेना, ये चीज़ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं सॉलिड फ्यूल्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लिक्विड फ्यूल्स में। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बैगेज के बारे में क्या होता है, ये शुगर केन से बनता है। देखो बैगेज इज ए रेसिड्यू ऑफ शुगर केन left as a waste in the sugar mills after extraction of sugar juice। समझ रहे हो ना कैसे? ईख का जो होता है, ईख का जो एक्सट्रैक्ट कर लेता है ना, तो जो उसका एक्सट्रैक्ट जो बच जाता है ना, उससे बैगेज बनता है ना? In weight it is about 20% of virgin cane. By nature it is a fibrous fuel which can composed of wood. Obvious है, it contains 35 to 40% fiber, 7 to 10% sucrose and other combustible and 45 to 55% moisture। है कि नहीं? सब यहाँ पर रेंज दिया हुआ है, ये सब चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये सब चीज को समझना है। चलो, बैगेज इज द मेन फ्यूल satisfying the needs of sugar industries and efforts are being made for the decreasing the percent moisture of baggage with the help of flue gas वेस्ट हीट ड्रायर्स। ठीक है, तो कहने मतलब ये हमारा क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड फ्यूल्स हो गया। तो सॉलिड फ्यूल्स में जो है जो मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल है, तुमको याद, तुमको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस आर चारकोल है, कोक है, ब्रिक्विट है और बैगेज है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लिक्विड फ्यूल्स में। ठीक है, अब लिक्विड फ्यूल में वो यहाँ भी सेम चीज है। जिस तरह से तुम यहाँ पे सॉलिड फ्यूल्स को देखे हैं, तो लिक्विड फ्यूल्स में क्या होगा, एक नेचुरल होगा, एक नेचुरल होगा और दूसरा क्या होगा, मैन्युफैक्चर्ड होगा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो फिर से हम लोग आते हैं पहले, है ना, एडवांटेज में क्या होगा, लिक्विड को सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है, ये बहुत ही हायर कैलोरी वैल्यू जो है ना ये प्रोसेस करता है।
मतलब ये सॉलिड फ्यूल के रिस्पेक्ट में इसको ज्यादा अमाउंट ऑफ इसमें क्या होगा पर केजी ऑफ लिक्विड फ्यूल को 1 केजी सॉलिड फ्यूल को बर्न करेंगे, 1 केजी हम लिक्विड फ्यूल को बर्न करेंगे, तो लिक्विड फ्यूल विल गिव मोर अमाउंट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू आफ्टर बर्निंग। तो कहने का मतलब ये हो गया कि फर्क पाला कि ये जो होगा वो क्या हो गया, दिस प्रोसेस इज हायर पर यूनिट ऑफ मास ऑफ सॉलिड फ्यूल। ठीक है, लिक्विड फ्यूल में किसी तरह का उसमें डस्ट नहीं होता, दिस फ्यूल बर्न्स विदाउट डस्ट एस एंड क्लिंकर्स, है ना। देयर फायरिंग इज हियर ऑब्वियस है कि लिक्विड, हाँ ठीक है। अब लिक्विड फ्यूल में क्या होगा, ऑब्वियस है कि इसमें फायरिंग क्या होगा, इजियर होगा। क्योंकि सॉलिड फ्यूल में क्या होता है ना, सॉलिड का अपना वो होता है, तो उसमें सॉलिड फ्यूल्स का एसआईटी क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन जैसे हम लिक्विड फ्यूल में आ जाएंगे तो उसका क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। तो बेसिकली इसमें फायरिंग क्या होता है, इजियर होता है। एंड ऑल्सो फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड इजिली बाय द स्टॉपिंग लिक्विड फ्यूल सप्लाई। ऑब्वियस है कि इसको हम लोग जो है इजिली कंट्रोल भी कर सकते हैं। सॉलिड फ्यूल्स में क्या था, कंट्रोलिंग डिफिकल्ट था। एक बार सॉलिड फ्यूल में आग लग गया तो कंट्रोलिंग वहां पे फिर अलग ही है। कैसे, अब लकड़ी में आग लग गया किसी में, तो जंगल में आप जैसे कि तुम अभी तुम सुने होगे कि अमेजन फॉरेस्ट में आग लग गई थी, सुने हो? अभी रिसेंट का घटना है। यदि कोई तुम न्यूज वगैरह देख रहे होगे तो तुमको पता होगा कि अमेजन फॉरेस्ट में आग लग गया था। तो उसको कंट्रोल करना इतना डिफिकल्ट हो गया कि समझ लो कि बहुत ही भयानक तबाही हो गया। तो सॉलिड फ्यूल्स में तो कहने मतलब आग लगने पर उसे कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन लिक्विड फ्यूल्स में क्या होता है, कंट्रोल उसमें ईजी होता है। ठीक है, दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। ऑब्वियस है कि इसका ट्रांसपोर्टिंग इजी कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है जो फ्यूल्स होता है उसको पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दे कैन बी स्टोर्ड इनडिफिनिटली विदाउट एनी लॉसेज। हम उसको कितना भी अमाउंट में उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लें। कैसे, पेट्रोल पंप देखो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा बड़ा टैंकर जो होता है ना पेट्रोल पंप पे, वो नीचे में स्टोर किया रहता है, उसमें बहुत ह्यूज क्वांटिटी उसमें पेट्रोल जो है, डीजल पेट्रोल हम लोग वहाँ पे स्टोर करते हैं, है कि नहीं। दे आर क्लीन इन यूज एंड इकोनॉमिक टू हैंडल। ऑब्वियस है कि क्लीन होता है और हैंडल करना बहुत काफी इसमें इकोनॉमिक होता है। ठीक है, लो, हाँ, लॉस ऑफ हीट इन चिमनी इज वेरी लो ड्यू टू ग्रेटर, इसमें जो क्लीननेस इसमें ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है इसमें चिमनी में इसका लॉस ही बहुत। चिमनी में जैसे कैसे देखते हो, पावर प्लांट में भी तुम पढ़ो, पावर प्लांट तुम्हारा चल रहा था ना सेमेस्टर में। नो सर, वो तुम लोग को उसका पावर पार्ट था प्लांट, नो सर, उसका कुछ पार्ट था, हाँ कंप्रेसर और टरबाइन। कुछ पार्ट है, हाँ। पावर प्लांट तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो तब तुम्हारा पावर प्लांट आएगा, तुम्हारे 6th सेमेस्टर में पावर प्लांट एक पेपर ही है ना, उसमें चिमनी के बारे में दिया हुआ, चिमनी में ड्राउट होता है, चिमनी के बारे में तुम पढ़ोगे। तो कहने मतलब इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ हीट इन चिमनी इज वेरी लेस, है ना। जब हम लोग इसमें लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं तो उसमें क्या लॉस वहां पर कम होता है। ठीक है, दे रिक्वायर लेस एक्सेस एयर फॉर कंप्लीट कंबशन। लिक्विड फ्यूल्स में क्या होता है, एयर का रिक्वायरमेंट कम होता है। सॉलिड फ्यूल में क्या होता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर का रिक्वायरमेंट होता है बर्निंग में, लेकिन लिक्विड फ्यूल में क्या होता है, इसमें कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट से वहां पे यहाँ पे कंबशन होता है। दे रिक्वायर लेस फर्नेस स्पेस फॉर कंबशन। ऑब्वियस है कि लिक्विड फ्यूल के लिए क्या होता है, ग्राउंड स्पेस जो है ना, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट कम होता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल में क्या होता है, ग्राउंड स्पेस रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। कैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो काफी इकट्ठा करते हैं, इससे करके बनाते हैं, लेकिन वही लिक्विड फ्यूल्स क्या होगा, उसके लिए ग्राउंड स्पेस रिक्वायरमेंट वहां पर कम होता है। दिस आर द एडवांटेज। कहने मतलब एडवांटेज क्या हो गया, हायर सीबी हो गया, ये बर्न होता है विदाउट डस्ट एज क्लिंकर्स फ्री होता है, इसमें नहीं के बराबर होता है। इसका जो है इजीली इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ट्रांसपोर्टेशन जो हम पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसको इजीली हम लोग स्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस, इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इसको हैंडलिंग करना बहुत आसान है, इकोनॉमिक है कि नहीं। इसमें यदि चिमनी में इसको यूज करेंगे तो चिमनी में लॉस कम होगा, है कि नहीं। ये जो है इसमें कम अमाउंट ऑफ एयर का रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं, इसकी किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है फर्नेस का जो स्पेस होगा, स्पेस वहाँ पे कम होगा, है ना। फर्नेस जो होता है ना, फर्नेस क्या होता है, जिस फर्नेस में क्या होता है, हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं, तो यहाँ पे ये जो भी इसमें जो रिक्वायरमेंट होता है फर्नेस का, वो जाहिर सी बात है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल अभी कितना है, पेट्रोल कैसे हो गया, अभी 100 रुपीज हो गया, 110 कितना हो गया पेट्रोल। तुम देख सकते हो कि पेट्रोल और डीजल का कॉस्ट कितना है। तो कॉस्ट क्या होता है, ये सॉलिड फ्यूल के रिस्पेक्ट में ये कॉस्टली होता है कि नहीं, चारकोल के रिस्पेक्ट में ये कॉस्टली होगा। कॉस्टली स्पेशल स्टोरेज, ऑब्वियस है कि जब लिक्विड फ्यूल्स है तो जो स्टोरेज का जो टैंक होगा ना, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इसके रिस्पेक्ट में, लिक्विड फ्यूल के रिस्पेक्ट में इसका स्टोरेज टैंक थोड़ा सा कॉस्टली होता है ना। इसमें
ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, तो इसलिए सब क्या होता है, हैजार्डस होता है। उसको बहुत ही हैंडलिंग से बहुत ही केयरफुली उसको हैंडल किया जाता है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये रिस्क है, ये तीसरा रिस्क बताता है। ये इसमें एक बहुत ही ऑर्डर होता है, ऑब्वियस है कि जैसे डीजल है, पेट्रोल है, कोई भी तरह फ्यूज होता है उसमें क्या होता है, उसमें बर्नर चाहिए होता है और उसमें कुछ स्प्रेइंग एपरेटस होता है। तुम देखते होगे, बहुत पहले बहुत पहले, हाँ सर साउंड ब्रेक हो रहा है सर। हाँ सर साउंड ब्रेक हो रहा है। ओके साउंड ब्रेक हो रहा है, अच्छा ठीक है ठीक है। नेटवर्क तो है यहाँ पे, और लोगों को दिक्कत हो रही है, और लोग दिक्कत हो रही है किसी पर्टिकुलर केस में मोड़ा है? सर रुक रुक के तो आता है बीच बीच में साउंड। अच्छा अच्छा, और लोग दिक्कत हो रही है? यस सर ब्रेक हो रहा है सर। ओके ओके, पूरा नेटवर्क देखते हैं। तो मोबाइल रख दिए, एक्चुअली मोबाइल टावर से ही चल रहा है अभी, है ना, बीच में थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन अब हमको लग रहा है कि अब ठीक है, अब ठीक है। यस सर। हाँ यस सर। चलो, तो अब जो है हम लोग तो कहने मतलब हम लोग लिक्विड फ्यूल्स के बारे में देख रहे हैं। लिक्विड फ्यूल्स में हम लोग इसको क्लासिफाई किए, तो क्लासिफिकेशन वही सेम कंसेप्ट है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं, है ना। पेट्रोलियम को हम लोग एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, मतलब ओशियन से, समुद्र से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस एक्सट्रैक्ट उसी को बोलते हैं क्रूड ऑयल बोलते हैं, है ना, क्रूड ऑयल बोलते हैं। ये नेचुरल हो गया। इसी क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग उसका पेट्रोल डीजल वगैरह अलग अलग कंपोजिशन हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे, अभी आगे बात करेंगे। ये हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया लिक्विड फ्यूल्स का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ऑब्वियस है कि पेट्रोलियम तो बेसिक क्या है, बेसिक नेचुरल फ्यूल्स है ना, जो एक्सट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं ना, क्रूड ऑयल ही पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम क्या होता है, दिस इज बेसिक नेचुरल फ्यूल्स, है ना। इट इज डार्क ग्रीनिश ब्राउन, इसका जो कलर क्या होता है, डार्क ग्रीनिश ब्राउन होता है। और विस्कस मिनरल्स ऑयल, है ना, विस्कस मिनरल्स ऑयल फाइंड डीप इन अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है ना। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स लाइक स्ट्रेट चेन पैराफिन्स, cycloparaffins, naphthalene, olefins and aromatic hydrocarbons together with a small amount of organic compound containing oxygen, nitrogen and sulfur। ये इसका कंपोजिशन दिया हुआ है कि आगे इसमें क्या क्या पाया जाता है। बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है, जो कि स्ट्रेट चेन स्ट्रेट चेन पैराफिन्स होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है, ओलिफिन्स होता है, नैप्थिन्स होता है, साइक्लोपैराफिन होता है। इसके साथ साथ क्या क्या पाया जाता है इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एंड सल्फर पाया जाता है। द एवरेज कंपोजिशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इज, कार्बन का उसमें जो है इसका परसेंटेज दिया हुआ है 79.5 टू 87.1, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है एंड सल्फर का परसेंटेज, ये अलग अलग परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। तो पेट्रोलियम आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, मतलब जो उसका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली उसको हम लोग ग्रेडिंग करते हैं, है कि नहीं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है उसका ग्रेडिंग कैसे करते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। इस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अब देखो, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू हो गया, फिश पॉइंट एंड इमिशन पॉइंट हो गया, विस्कोसिटी हो गया, सल्फर कंटेंट हो गया, मॉइस्चर एंड सेडिमेंट कंटेंट है, स्पेसिफिक हीट एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हो गया। दीज आर द मतलब फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का यहाँ क्लासिफिकेशन वो देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, पैराफिन बेस्ड, है ना। अब इस पेट्रोलियम में पहला एक टाइप का होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराफिन बेस्ड टाइप ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, है ना। इसमें हम देखते हैं दिस टाइप ऑफ पेट्रोलियम, ये बेसिकली ये क्या होता है, इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है ना। ये जो पैराफिन बेस्ड जो होता है ना, स्ट्रेट चेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट चेन, उसमें किसी भी तरह का डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है कि नहीं। जैसे कि CH4 इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, है ना। ये कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एल्केन ग्रुप का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्केन ग्रुप का होता है। एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है ना। लेकिन वही एल्कीन या एल्काइन में जाएंगे तो क्या होगा, CnH2n-1 होता है, एक में CnH2n होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि
ये जो तुम्हारा पैराफिन बेस्ड होता है वो क्या होता है, वो एल्केन ग्रुप का होता है, वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पे मीथेन से CH4 से लेके अब तुम देख लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पे क्या है C35 है ना, C35 पे तुम बैठा हो इसमें CnH2n+2 तो 35 देखें तो क्या होगा 35 × 70 + 2 हो गया ना C35H72। तो कहने का मतलब ये पैराफिन बेस्ड जो पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन होता है। ठीक है, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नेफ्थलीन और एरोमेट्रिक कंपाउंड भी इसमें मिक्स किया जाता है। ठीक है, The hydrocarbons from C18H38 to C3572 are sometimes called wax। अब देखो, अब तुमसे पूछा जा सकता है कि इसमें एक नई जानकारी क्या है कि वैक्स का कंपोजिशन क्या, वैक्स का जो है कहाँ से कहाँ तक वैक्स वेरी करता है। बेसिकली पैराफिन बेस्ड पेट्रोलियम जो होगा CH4 से लेके 1 से लेके 35 तक वेरी कर रहा है, लेकिन इसमें 18 से 35 18 to 35 जो होगा मतलब कार्बन का, ये कंपोजिशन किसके लिए है, वैक्स के लिए है कि नहीं, सुन पा रहे हो? यस सर। Yes. Next one is the asphylitic, हाँ, asphylitic based type of group petroleum। asphylitic क्या हो गया, तो सबसे पहले क्या हो गया, ये हो गया पैराफिन बेस हो गया, पैराफिनिक बेस। अब क्या हो गया, एस्फेलिटिक बेस हो गया। एस्फेलिटिक बेस में क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, साइक्लोपैराफिन होता है। ये बेसिकली क्या कंटेन करता है, साइक्लोपैराफिन कंटेन करता है या नेफ्थलीन कंटेन करता है, और उसमें कुछ अमाउंट में उसमें पैराफिन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होता है। तो बेसिकली इसको तुमको ध्यान रखना है कि एस्फेलिटिक जो बेस टाइप क्रूड पेट्रोलियम होता है उसका बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, साइक्लोपैराफिन होता है या नेफ्थलीन होता है, और उसमें सम स्मॉल अमाउंट ऑफ पैराफिन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आल्सो फाउंड इन दिस एस्फेलिटिक बेस्ड क्रूड पेट्रोलियम। दूसरा थर्ड टाइप होता है मिक्स्ड बेस टाइप ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। मिक्स्ड बेस क्या हो गया, इट कंटेन्स बोथ पैराफिन्स एंड एस्फेलिटिक। जब दोनों को मिक्स कर देंगे, व्हेन बोथ दिस टाइप्स ऑफ two different types of these paraffins, this paraffinic and asphylitic base both are mixed in particular composition, then such types of this petroleum is called mixed base types of crude petroleum. Basically it contains both paraffins and asphylitic hydrocarbons, and generally क्या होता है, ये generally this is rich in semi solid wax, है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन पेट्रोलियम जो कि क्या है, वो नेचुरल है। पेट्रोलियम क्या है हमारा, नेचुरल वे से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, ये अर्थ क्रस्ट से हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें अब मैन्युफैक्चर्ड में आते हैं। अब लिक्विड जिस तरह से तो कहने मतलब लिक्विड में जो क्या हो गया, नेचुरल में क्या हो गया, पेट्रोलियम हो गया, दैट इज दिस इज क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल कहाँ से निकलेगा, अर्थ क्रस्ट से निकला। अब उसमें हम लोग अलग अलग तरह का हम लोग उसको देखें, है ना। तो उसमें हम लोग देख रहे पैराफिनिटिक है, उसमें जो नेफ्थ ये एस्फेलिटिक है और मिक्स्ड करके हैं। अब हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चर लिक्विड फ्यूल्स में क्या है, इसका क्या है, जैसे गैसोलीन, है ना। मैन्युफैक्चर लिक्विड फ्यूल्स क्या होता है, इंक्लूड बेसिकली ये गैसोलीन होता है, डीजल ऑयल्स है, कैरोसिन है, हैवी ऑयल है, नेफ्था है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ये सब क्या है, बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड लिक्विड फ्यूल्स है। मतलब वो जो तुम्हारा क्रूड ऑयल है ना, जो कि अर्थ क्रस्ट से तुम निकालते हो, अब उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को क्या कर रहे हैं हम लोग, अलग अलग फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। These are obtained mostly by fractional distillation, है ना। This is found by fractional distillation of crude petroleum and or liquefaction, है ना। एक नया वर्ड है liquefaction of coal। कोल की liquefaction से भी बनता है, एक अलग प्रोसेस होता है liquefaction, तो हम उसको देखेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मैन्युफैक्चर्ड लिक्विड ऑयल जो होगा वो क्या होता है, बेसिकली ये अलग अलग फॉर्म में उसको हम लोग उसको लिक्विड पेट्रोलियम से ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके उसको अलग अलग फॉर्म में उसको ले चलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं गैसोलीन। ये एक टाइप का क्या हो गया, मैन्युफैक्चर्ड लिक्विड ऑयल हो गया। तो गैसोलीन या पेट्रोल, है ना। तो ऑब्वियसली पेट्रोल के बारे में तुम बहुत कुछ जानते हो, इसका क्या कंपोजिशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। ये स्ट्रेट रन गैसोलीन, ये क्या है, पेट्रोलियम क्या है, स्ट्रेट रन गैसोलीन है। इट इज ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम और बाय सिंथेसिस। कहने मतलब या तो वो क्रूड पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन से बनेगा या तो सिंथेसिस से बनेगा। It contains some undesirable unsaturated straight chain hydrocarbon। इसमें क्या होता है, इस contains some undesirable unsaturated straight chain hydrocarbons and sulfur compounds। ये undesirable compound है। It has boiling range of 40 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुमको पता हो गया कि पेट्रोलियम का बॉइलिंग रेंज क्या होगा, 40 to 120 सेंटीग्रेड पे ये बॉइलिंग रेंज हो गया है कि नहीं। The unsaturated hydrocarbon gets oxidized and polymerized, thereby causing gums and sludge formation on storing। अब तुम यहाँ तुम देख रहे हो ना कि जो अनडिजायरेबल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये
ये पॉलीमरा, ये जो क्या है ना, ये गम और स्लग फॉर्मेशन जब स्टोर करते हैं ना उसको, तो स्टोर करते हैं तो वहाँ पर तुम देखते होगे वहाँ पर गम फॉर्मेशन होता है, स्लग फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं। अदर हैंड द सल्फर कंपाउंड लीड टू कोरोजन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। अब तुम जानते हो सल्फर यदि होगा तो उससे क्या होगा, वो आईसी इंजन में जो है ना उसमें कंबशन, उसमें क्या होगा, उसमें जो है ना कोरोजन भी क्रिएट करता है। सल्फर कंपाउंड्स लीड टू कोरोजन ऑफ आईसी इंजन। जो तुम्हारा आईसी इंजन है ना, हम लोग जैसे तुम पढ़े हो गए आईसी इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन है, तो ये जहाँ पे यूज होगा ना, पेट्रोल यूज होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो एक तरह से कोरोजन। तुम देखते होगे पेट्रोल, जब तुम देखते होगे तुम्हारे घर में मोटरसाइकिल या बाइक होगा, तो जब तुम टैंक को खोलते होगे तो तुम देखते होगे अंदर में एक व्हाइट तरह का तुमको पैच दिखता होगा। तुम ध्यान से देखना, जहाँ पेट्रोल गिरता है ना, तो पेट्रोल क्या होता है, वो वोलेटाइल होता है, तो वहाँ से हटेगा तो व्हाइट पैच टाइप का उसमें बनता है उसका। तो ये क्या होता है बेसिकली, वो क्या कर रहा है, इसको कोरोजन, इसको कोरोड करता है, ठीक है। तो ये हमारा पेट्रोल का हो गया। The several compounds from gasoline are generally removed by treating with an alkaline sodium plumbide। तो कहने का मतलब यहाँ पे सल्फर जो है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड सोडियम प्लम्बाइड जो हम लोग सॉल्यूशन को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल गैसोलीन। इट मस्ट, हाँ देखो इसमें ये, चूंकि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग पहले देखे गैसोलीन या पेट्रोल के बारे में देखे, अब इसे कैरेक्टरिस्टिक देखो, कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये, इट मस्ट बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। इट मस्ट बी चीप, तो कहने मतलब अब तो चीप नहीं रहा, ये पहले की ये बात पुरानी हो गई, लेकिन अब ये चीप नहीं रहा है ना, लेकिन ये चीप रहना चाहिए, है ना। पेट्रोल डीजल जो है ये सब चीप होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इट मस्ट बर्न क्लीन एंड प्रोड्यूस नो कोरोजन। कहने मतलब ये क्या है, इसमें जो है किसी भी तरह का बर्निंग के बाद किसी भी तरह का कोई उसमें रेसिड्यू नहीं छोड़ता है ना, किसी तरह का कोई अनबर्न्ड कोई चीज वहां पर रहता नहीं, जो बर्न हुआ कंप्लीट बर्न होता है ना। इट्स टू मिक्स रीडली विथ एयर एंड एफोर्ड यूनिफॉर्म मैनिफोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड शुड इजिली वेपराइज। कहने में तो ऑब्वियस है, हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल क्या होता है, इजिली वेपराइज होता है। पेट्रोल को जैसे तुम बाहर छोड़ दोगे तो कुछ देर में तो पेट्रोल क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। तो क्या ये वेपराइजेशन की वजह से क्या होता है ना, ये इजीली मिक्स होता है। जैसे ये एयर के साथ तुम देखते होगे बाइक में तो एक कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर हाउसिंग क्या करता है ना कि एयर और फ्यूल को मिक्स, जो तुम्हारा गैसोलीन यूज कर रहे हो या पेट्रोल यूज कर रहे हो, तो बेसिकली कार्बोरेटर क्या करता है, उसमें एयर को उसमें पेट्रोल के साथ मिक्स करता है। तो मिक्स कैसे होता है पेट्रोल बेसिकली क्या होता है, ये उसमें दोनों को, चूंकि ये काफी वोलेटाइल नेचर का होता है, इसलिए ये इजीली बहुत अच्छे से इसका जो है ना यूनिफॉर्म मिक्सर बनाता है ना, यूनिफॉर्म मैनिफोल्ड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। इट मस्ट बी नॉक रेसिस्टेंट। ये क्या होना चाहिए, ये नॉक रेसिस्टेंट। तुम आईसी इंजन में तुम पढ़ोगे कि नॉक रेसिस्टेंट क्या होता है, उसमें कुछ हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड हम लोग इसमें मिक्स करते हैं। इट शुड प्री इग्नाइट इजिली, ये बहुत ही इजिली प्री इग्नाइट होना चाहिए। इट मस्ट हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली पेट्रोल का क्या होता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। इस तरीके से हम लोग पेट्रोल के बारे में देखें। अब नेक्स्ट है हमारा डीजल के बारे में। तो डीजल में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, इसका फ्रैक्शनल, ऑब्वियसली डीजल भी क्या कैसे बनेगा, ये क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही बनेगा, है ना, जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो क्रूड ऑयल का 250 to 320 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज के बीच जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं क्रूड ऑयल को, तो तब वो डीजल बनता है ना। दिस ऑयल जनरली कंटेन्स 85% कार्बन, 12% हाइड्रोजन, है ना। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज अबाउट 111,000 किलो कैलोरी पर केजी। मतलब 1 kg ऑफ डीजल फ्यूल को बर्न करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस 11,000 किलो कैलोरी ऑफ दिस वन, ठीक है। अब जो है किसी भी डीजल फ्यूल का जो क्वालिटी होता है वो सीटेन वैल्यू से पता चलता है। पेट्रोल के लिए क्या करते हैं, पेट्रोल का क्वालिटी जो कैसे पता चलता है, ऑक्टेन नंबर। तुम पढ़ोगे आगे, तुम आईसी तुम्हारे आगे आएगा आईसी, तो वहां तुम देखोगे ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर है और सीटेन नंबर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डीजल फ्यूल का जो क्वालिटी किससे चेक करते हैं हम लोग, सीटेन नंबर। तो सीटेन नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा क्वांटिटी, उतना बढ़िया फ्यूल माना जाएगा। उसी तरह पेट्रोल में क्या होता है, हम लोग ऑक्टेन नंबर चेक करते हैं। जितना जो रेफरेंस फ्यूल होता है पेट्रोल का, उसका ऑक्टेन नंबर 100 रखते हैं, इससे हम लोग रेफरेंस करते हैं। उसी सीटेन नंबर में क्या होता है, डीजल का रेफरेंस नंबर कितना, मैक्सिमम 100 होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फ्यूल को हम लोग करते हैं, है ना। बेसिकली क्या होता है, लो हाइड्रोकार्बन, इसमें डीजल फ्यूल में क्या होता है, हाँ इसमें जो है ना ये लॉन्गर हाइड्रोकार्बन्स का चेन पाया जाता है, एंड हैव लो वैल्यू ऑफ एस, सेडिमेंट, वाटर एंड
सल्फेट कंटेंट। तो ये हमारा मेन हो गया। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीजल फ्यूल इज दैट इट शुड बी इजीली इग्नाइट बिलो द कंप्रेशन टेम्परेचर। अब देखो, अब तुम यहाँ कुछ नया टर्म्स आ रहा है, कंप्रेशन टेम्परेचर क्या है, तो चीज़ें यहाँ पर आईसी इंजन में तुम जाओगे, जब तुम पढ़ोगे, जब 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ोगे तो उसमें तुम देखोगे कि जो डीजल इंजन होता है, तो डीजल इंजन में क्या होता है ना, इसमें 4 स्ट्रोक होता है। सबसे पहला, जैसे कोई भी डीजल इंजन 4 या पेट्रोल इंजन में सबसे पहला क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, थर्ड स्ट्रोक पावर स्ट्रोक होता है, और लास्ट में एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि डीजल फ्यूल में जो है उसमें क्या होता है, उसका जैसे हम डीजल को कंप्रेस करेंगे ना, तो कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, उस डीजल फ्यूल का क्या होगा, टेम्परेचर प्रेशर दोनों बढ़ता है। तो उस कंडीशन में उसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए कि ऑटो इग्नाइट हो जाए वो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा डीजल फ्यूल का क्या होता है कि ये इसका जो है इजिली इग्नाइट बिलो कंप्रेशन टेम्परेचर के बिलो ये इग्नाइट हो जाना चाहिए। तो ये इसका मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक है ना। The hydrocarbon molecules in diesel fuel should be as far as possible the straight chain ones with the minimum admixture of aromatic and side chain aromatic। इसका कंपोजिशन दिया हुआ है, ठीक है। तो डीजल इंजन का जो मेन जो है, इट इज यूज डीजल इंजन एज हीटिंग ऑयल और क्रैकिंग टू गेट गैसोलीन, है ना। किसी भी गैसोलीन को क्रैकिंग करने के लिए या ऑयल को हीट करने के लिए डीजल इंजन का हम लोग यूज करते हैं, है ना। डीजल इंजन का यूज कहाँ होता है, बेसिकली इट इज यूज्ड इन, ये डीजल इंजन में यूज होता है ना। तो उसमें क्या होता है, हीटिंग ऑयल एंड फॉर क्रैकिंग द गेट गैसोलीन। इस तरीके से हम यहाँ पर डीजल इंजन के बारे में देखते हैं। तीसरा होता है कैरोसिन। सबसे पुअर क्वालिटी कैरोसिन होता है, ध्यान रखना। सबसे पुअर क्वालिटी क्या होता है, कैरोसिन होता है। तो तुम देख सकते हो कि कैरोसिन जो है ना 180 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करेंगे क्रूड ऑयल को, तो क्या बना कैरोसिन बना। लेकिन यही 250 से 320 डिग्री पे करेंगे तो क्या बना, डीजल बना। लेकिन पेट्रोल में जो है 320 से जो है ना ये 480 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको करेंगे तो क्या बनेगा, वो पेट्रोल बनेगा। तो कहने का मतलब है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सब कुछ कहाँ से बन रहा है, हमारा जो नेचुरल जो है ना, जो हमारे पास नेचुरल जो क्रूड ऑयल है, जो कि कहाँ से मिला, अर्थ क्रस्ट से मिला है। सी सोर्स से, समुद्र के नीचे जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ उस क्रस्ट से हम लोग निकाल रहे हैं। तो उस क्रस्ट से जो क्रूड ऑयल मिलता है उसी को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं। यदि हम लोग 182 to 250 सेंटीग्रेड तो उसको यदि किए तो वहाँ क्या बना, कैरोसिन बन गया। 250 से उसमें 320 किए तो वहाँ क्या बन गया, हमको वहाँ से डीजल मिली। इस तरीके से यहाँ से होता है, ठीक है। तो बेसिकली कैरोसिन ऑब्टेन बिटवीन 180 to 250 सेंटीग्रेड ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। इट इज यूज्ड एज illuminant जेट इंजन फ्यूल्स, ट्रैक्टर फ्यूल्स एंड फॉर प्रिपेयरिंग लैबोरेटरी गैस। कहाँ यूज होता है तुम देख सकते हो उसमें। जेट इंजन फ्यूल्स, जो एरोप्लेन में जो फ्यूल्स होता है वहाँ पे भी कैरोसिन यूज होता है। ट्रैक्टर फ्यूल्स, ट्रैक्टर में जो यूज करते हैं, हालांकि डीजल पे चलता है ये। एंड फॉर प्रिपेयरिंग लैबोरेटरी गैसेज, लैबोरेटरी गैस को प्रिपेयर करने के लिए ये बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखिए कैरोसिन को देख लीजिए। फिर हैवी ऑयल, इट इज फ्रैक्शन ऑफ हैवी ऑयल कैसे बनता है, यहाँ देखो 320 to 400 सेंटीग्रेड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करेंगे, ये हमारा क्या होगा, हैवी ऑयल हो जाएगा, है ना। इसका क्या है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए लिक्विड फ्यूल्स के बारे में। देखिए क्लियर है, सुन पा रहे हो? यस सर। यस। अब लास्ट फ्यूल क्या है, गैसोलीन फ्यूल्स है। तो गैसोलीन फ्यूल्स को फिर से वही देखते हैं। गैसोलीन फ्यूल्स में क्या हो गया, हमारा नेचुरल जो गैसोलीन फ्यूल्स है, तो यहाँ भी हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं कि गैसोलीन फ्यूल्स क्या, पहले फ्यूल्स का एडवांटेज हम देखते हैं। इसमें भी क्या होता है, 2 होगा, मैन्युफैक्चर्ड होगा, नेचुरल होगा और मैनमेड होगा, है ना। तो मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट, यहाँ पे ये गैसेस फ्यूल्स का सबसे बेसिक एडवांटेज क्या है, ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि दे कैन बी कन्वेड इजीली थ्रू पाइपलाइंस। ऑब्वियस है, कैसे हम लोग देखते हैं गेल वगैरह, तो तुम देखो गेल इंडिया जो है, जो भी तुम जैसे तुम गैस भरवाते हो ना सिलेंडर में, तो वो अब तुमको पाइप से मिलने जा रहा है। धीरे धीरे उसका प्लांट जो है ना, पटना में जो मेन सिटीज है उसमें एक पाइप लाइन बिछा रहा है। उसी पाइप से तुमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, पानी मिलता है, नल में पानी है। तो उसी तरीके से तुमको क्या होगा, ये गेल इंडिया जो है, ये जो भी तुम्हारा गैस होता है ना, जो उसमें वो प्रोवाइड कर देगा तुम्हारे पाइप से। तो कहने में ये इजीली क्या होता है, ये इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइप के थ्रू, ठीक है। इसमें जो है लेबर कॉस्ट, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिर्फ पाइप से हम लोग यहाँ कर रहे हैं, बहुत इजीली करें। क्योंकि गैसेस फेज में, लिक्विड में वहाँ पर ऐसा भी चाहिए होता है, गैसेस में क्या होता है वहाँ पर थोड़ा प्रेशर का वो कम चक्कर होता है, इसलिए यहाँ पर लेबर कॉस्ट होगा। दे कैन बी लाइटेड
दे कैन बी लाइटेड एट ईज, ऑब्वियस है, ठीक है। दे हैव हाई हीट कंटेंट, इसमें हाई हीट कंटेंट होता है, एंड हेंस हेल्प अस इन हैविंग हायर टेम्परेचर, ऑब्वियस है कि हीट ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। दे आर प्री हीटेड बाय द हीट ऑफ हॉट वेस्ट गैस, ऑब्वियस है कि जो भी वेस्ट गैस, जो भी तुम्हारा हॉट वेस्ट गैस है, उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्री हीट कर सकते हैं, है ना, जिसके कारण क्या होता है उसमें, उसका जो है मतलब इकोनॉमी, उसमें हीट इकोनॉमी जो होता है उसमें ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। देयर कमीशन कैन रीडली बाय कंट्रोल बाय चेंज इन डिमांड लाइक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर लेंथ, ऑब्वियसली इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी कंट्रोलिंग क्या होता है, इजीली कंट्रोल करके, कैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे गैस होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें बर्नर होता है, उसको क्या होता है, रेगुलेटर बोलते हैं, उस रेगुलेटर से क्या करते हैं हम लोग, उसको इजीली उसको फ्लेम को, लेंथ को, टेम्परेचर को, सबको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस गैसेस फ्यूल को हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। ये क्लीन होता है ना, इसमें जो है किसी तरह का स्पेशल बर्नर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। दे बर्न विदाउट सूट स्मोक एंड एसेज, इसमें किसी भी तरह का स्मोक या बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, जो कि बहुत ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। दे आर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज फाउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड फूड्स, सॉलिड और लिक्विड फूड्स में क्या होता है, वो ज़्यादा इम्प्योरिटीज होता है, लेकिन ये इससे फ्री होता है, ठीक है। अब देखो डिसएडवांटेज क्या हो गया, चूंकि ये गैसियस फ्यूल, ये तुम्हारे क्या है, उसमें गैस फेज, उसका टैंक क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, स्टोरेज टैंक क्या होगा, वेरी लार्ज स्टोरेज टैंक, है ना। दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल, ऑब्वियस है कि क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है। थोड़ी सी तुम देखे होगे, तुम सुने होगे भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, सुने हो, भोपाल गैस कांड जो हुआ था, उस समय जो गैस कांड हुआ था तो उसमें स्मोक नहीं था, उसमें स्मेल नहीं था, सुन पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस, भोपाल का जो गैस कांड हुआ था, वो जो इतना बड़ा हादसा के बाद ही उसमें स्मेल डाला गया, पहले उसमें स्मेल नहीं था। तो ये बहुत ही इन्फ्लेमेबल होता है और ये बहुत ही हैजार्डस होता है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग नेचुरल गैस देख रहे हैं, तो नेचुरल गैस एंड अब इस गैस में हम लोग देख रहे हैं, चूँकि हम लोग गैसेस फ्यूल की बात कर रहे हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पर नेचुरल फ्यूल की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल गैस में हम लोग यहाँ पर क्या हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, नेचुरल गैस जनरली एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेल्स डग इन द वाइल्ड बेयरिंग रीजन, जहाँ भी वाइल्ड बेयरिंग होता है ना, वहाँ से हम लोग नेचुरल गैस को निकालते हैं। द अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस देखो, CH4 इतना होता है, 17.9 होता है, C2H 5.1% होता है, H2 3% है, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 का परसेंट 22% है ना। कैलोरी पे तुम देख लो बहुत ज़्यादा होता है, नेचुरल गैस का जो कैलोरी जो होता है 12,000 से 40,000 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होता है ना। इट इज एन एक्सेलेंट डोमेस्टिक फ्यूल्स एंड इट कन्वेड इन द पाइपलाइन ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंस, ऑब्वियस है कि बहुत ही अच्छा डोमेस्टिक फ्यूल माना जाता है और उसको बहुत ईजिली हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम देखा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, इन अमेरिका इट इज अवेलेबल टू ग्रेट एक्सटेंट एंड सो इज क्वाइट पॉपुलर एज डोमेस्टिक फ्यूल्स, ऑब्वियस अमेरिका नहीं, अब तो इंडिया में भी अवेलेबल होगा, ये ईजिली जो है हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग इसका देखें। अब इसका मैन्युफैक्चर्ड गैसोलीन की बात करें तो मैन्युफैक्चर्ड में क्या हो गया, यहाँ पे इस कोल गैस हो गया, है ना, बर्न्ड फर्नेस गैस हो गया, वाटर गैस है, इसका कैरेक्टरिस्टिक सब दिया हुआ है, सब कुछ थ्योरेटिकल है, अच्छे से पढ़ लोगे सब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चर्ड में कोल गैस है, तो कोल गैस में तुम देख रहे हो, कोल गैस कैसे होता है, कोल गैस ऑब्टेन्ड इन द इट इज कार्बोनाइज्ड और हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर about 130 डिग्री सेंटीग्रेड in either coke oven or gas making retort। इस तरीके से यहाँ पे कोल गैस बनाया जाता है ना। तो इस तरह से इसमें जो है ये इसका फॉर्मूला हो गया, एक ग्राम कार्बन, ये 1 मोल ऑफ कार्बन को यदि बर्न करेंगे तो यहाँ पर 29.5 किलो कैलोरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी यहाँ पे आएगी। ये इसका ये हो गया, ब्लास्ट फर्नेस गैस हो गया, इस कैरेक्टरिस्टिक हो गया ब्लास्ट फर्नेस गैस। तो ऑब्वियस है कि इसमें क्या होता है, इसमें ये आयरन ओर होता है ना, देखो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लू गैस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ आयरन ओर बाय कोक इन द ब्लास्ट फर्नेस। ये ब्लास्ट फर्नेस का यूज इसका प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस गैस बोलते हैं। इसका कैलोरी वैल्यू कितना होता है, 1000 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में यदि हम लोग ब्लास्ट फर्नेस गैस रखेंगे, उसको बर्न करेंगे तो कितना इसमें कैलोरी बनेगा, 1000 किलो कैलोरी इसमें से हीट यहाँ पे रिलीज करेगा, ठीक है। इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिया हुआ है, वाटर गैस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, तो वाटर गैस के यहाँ पे सब दिया हुआ, वाटर गैस कहाँ कैसे बनता है, इट इज वाटर गैस इज इसेंशियली मिक्सचर ऑफ कंबसाइल गैस CO and H2 with a little fraction of non-combustible gas. It is made by passing
alternately steam and little air through the bed of red hot coke and coke maintained at about 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तुम देख सकते हो इसको कैसे बनाया जाता है। इट इज मेड बाय पासिंग अल्टरनेटिवली, इसमें स्टीम को जो ना पास करवाया जाता है उस एयर के साथ, जो कि उसमें लिटिल और जो उसका एक रेड हॉट वो एक बेड होता है, तो बेड पे हम लोग कोक को रखते हैं, कोक है, उस कोक का एक बेड होता है, उस बेड उसको क्या करते हैं हम लोग 900 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको हम लोग गर्म करते हैं। जैसे वो रेड हॉट कंडीशन में आ जाता है तो अब उसमें लोग क्या करते हैं हम लोग उसको स्टीम को एयर के साथ उसके अराउंड मिक्स उसको हम लोग फ्लो करवाते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं वाटर गैस में बनता है। ठीक है, ये इसका नया चीज़ है, इसको पढ़ लेना। इस तरह से यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। प्रोड्यूसर गैस के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? इट इज मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एसोसिएटेड विद नॉन कंबस्टिबल गैस। इसमें N2 और CO2 भी होता है। बेसिकली प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या पाया जाता है? जो यहाँ पर जो है कंबस्टिबल गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, इसके साथ नॉन कंबस्टिबल जो है नॉन कंबस्टाइल भी होता है ना, जो है तो उसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन और CO2 होता है। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग एयर मिक्स्ड विद लिटिल स्टीम अबाउट 0.35 किलोजूल पर केजी ऑफ कोल ओवर द रेड हॉट कोक बेड मेंटेन। सेम प्रोसेस यहाँ भी प्रोड्यूसर गैस से बनता है, बस वहाँ पर जो है ना टेम्परेचर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, स्टीम को हम लोग यहाँ पे पास कर पा रहे हैं। इसको हम लोग देख प्रोड्यूसर गैस होता है। दिस गैस प्रोडक्शन अलग अलग जोन में अलग अलग इसमें होते हैं, जैसे एस जोन, कंबसन जोन, रिडक्शन जोन है ना, डिस्टिलेशन जोन। तो ये सब सारा इसमें उसका डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। अलग अलग जोन में ये इसका अलग अलग दिस गैस प्रोडक्शन जो होता है ना, अलग अलग जोन में अलग अलग जोन के हिसाब से बनता है। ठीक है, तो एस जोन जो होता है सबसे लोएस्ट जोन होता है ना। किसी भी जोन जो बनेगा ना, ये जो हम लोग उसको हीट कर रहे हैं ना उसको बेड को, तो सबसे नीचे होता है एस जोन। लोएस्ट जोन कंसिस्ट मेनली एस, देयरफॉर इट इज नोन एज एस जोन। इसके बाद क्या होता है? कंबसन जोन होता है, कंबसन जोन। इसके बाद क्या होता है? रिडक्शन जोन होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? डिस्टिलेशन जोन होता है। तो ये जोन जैसे हम जोन में आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से क्या होता है? टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज करा चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको देख लिए। अब नेक्स्ट है वाइल्ड गैस। वाइल्ड गैस, तो वाइल्ड गैस में क्या हो रहा है यहाँ पे? बेसिकली ये क्या होता है? ये कैरोसिन को क्रैक करके बनाया जाता है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं? कैरोसिन को हम लोग क्रैकिंग प्रोसेस से हम लोग वाइल्ड गैस बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसका वो हो गया। इसमें जो है इस तरह से यहाँ पे इसका जो वाइल्ड गैस ऑब्टेन बाय क्रैकिंग while in the thin steam is allowed to fall on the stout red hot cast iron retort। मतलब एक कास्ट आयरन रिटॉर्ट हॉट कास्ट आयरन होता है, उसको रेड हॉट कंडीशन में रखते हैं और उसमें वाइल को क्या करते हैं? उस पर हम लोग फॉल करवाते हैं, है कि नहीं? तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रैकिंग। उसको क्रैक कराते हैं हम लोग। ठीक है ना, विच इज हीटेड आफ्टर कोल फायर्ड वाइल, है ना। द रिजल्टिंग गैस मिक्सचर पासिस थ्रू द बोनेट कवर द हाइड्रोलिक मेन एंड द टैंक कंटेनिंग वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका कंपोजिशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इस कंपोजिशन के बारे में यहाँ पर देख लो। तो बेसिकली ये हमारा ओवरऑल क्या हो गया, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में देखें और फ्यूल्स के अलग अलग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखें। अब इसके बारे में तुम यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस को तुम आंसर कर सकते हो। ये तुम्हारा क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली समरी क्या है, इसमें तुम क्या क्या सीखे हो, तो अब समराइज करते हैं। तो अब समराइज में क्या है कि द फ्यूल इज सब्सटेंस विच इज व्हेन वंस रेज्ड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर कंटिन्यूस बर्न्स। तो हम कहने मतलब ये फ्यूल में क्या है ना, फ्यूल को क्या होता है बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि फ्यूल को हम लोग क्या करते हैं? बर्न करते हैं। फ्यूल का बेसिक सर रिटॉर्ट क्या होता है सर? रिटॉर्ट एक एपरेटस है। एपरेटस, ये रिटॉर्ट एक एपरेटस होता है, उसमें हम लोग ये इस प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, एक बेड होता है, कैसे ब्लास्ट फर्नेस होता है उसी तरह का बेड होता है वो। रिटॉर्ट एक इक्विपमेंट है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो कहने मतलब फ्यूल में क्या होता है? फ्यूल को क्या करते हैं हम लोग? एयर के प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं। उससे एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। वो ऑक्सीजन क्या करता है? कंबसन में हेल्प करता है। उसी बर्निंग से क्या होता है? हमको हीट मिलता है। तो बेसिकली इसमें फ्यूल का जो मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? उसमें कार्बन और हाइड्रोकार्बन का बना होता है ना। द कंस्टिट्यूएंट कॉल्ड और दिस कंस्टिट्यूएंट जो कार्बन और हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग? कंबस्टिबल बोलते हैं। ये कंबस्टिबल पार्ट को हम लोग जो फ्यूल्स में जो कार्बन हाइड्रोजन होता है ये कंबस्टिबल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल के बारे में क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल अमाउंट ऑफ हीट 1 kg ऑफ फ्यूल को यदि हम लोग बर्न करेंगे तो वट एवर अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड बाय दिस फ्यूल, दिस इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। इस तरह से हम लोग अलग अलग फ्यूल्स को क्लासीफाई किए, समझे और इसको हम लोग डिटेल में स्टडी किए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर।
यस, इसका हम तुमको लोड कर देंगे। इसका मटेरियल अभी लगता है अपलोड नहीं किया हुआ है।